आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक माँ, उसने अपने बच्चे का हाथ थामा हुआ था। बच्चा डर रहा था, माँ घबराई नहीं, बोला कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं हूँ, तू बिल्कुल चिंता ना कर, हम सब घर जाएंगे। बट बच्चा डरा हुआ था। आखिरी के 30 सेकंड में बोट पलट गई, शव को निकाला गया और उसमें जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको रुला दिया। मेरी भी आंख में आंसू आ गए दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीर जो थी ये एक माँ की थी जिसने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ था और ये तैर रही थी। ठीक है, इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। वहाँ जो मंत्री जी थे उनकी भी आंख में आंसू आ गए। बट ये अवॉइडेबल था। ये सब जो चीज़ें आपको होती दिखती है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि मुबारक हो आप कि आप भारत में हैं। भारत एक महान देश है, बट इस तरीके के एक्सीडेंट ना, केरल में बहुत ट्रेजेडी हुई, कभी पुल गिर जाता है साला, कभी कुछ हो जाता है, ये सब अवॉइडेबल है। मल्टीपल वार्निंग्स इग्नोर्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सब रिस्पॉन्सिबल है इसमें। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। मैं दोस्तों लगभग पूरा भारत घूमा हूं और मैं बहुत सारी क्रूज पे गया हूं। अब बहुत हाई फाई क्रूज पे नहीं गया, नॉर्मल क्रूज पे गया हूं। बारगी डैम में भी क्रूज चलती है। यहां पे मैं देखने गया था, जब मैं जबलपुर गया था। मैं क्रूज में नहीं बैठा, बट उमानंदा में क्रूज चलती है, बहुत जगह चलता है, बोट्स चलती है, क्रूज चलती है। और मैं ये अक्सर देखता हूं कि एक तो लोग खुद भी लाइफ जैकेट नहीं पहनते, है ना, और बहुत जगह तो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आपको लाइफ जैकेट पहननी है, और कुछ क्रू भी बोलता है नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं मत पहनूं। क्या पागलपना है यार ये। बहुत जगह तो डिजास्टर इज वेटिंग टू हैपन। मैं बोलूंगा भाई, बनारस में एक बार देख ले सरकार किस तरीके से वहां पे। मुझे तो लगता है कि बोट इतनी छोटी है, बैठा उसमें। ये बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे डिजास्टर इज वेटिंग टू हैपन इंडिया में, और उसकी कोई सुनवाई नहीं। जब हो जाएगा तब पता चलेगा, ऐसी जब तस्वीरें सामने आएंगी। चलिए हम बात करते हैं एक एक चीज की। 32 लोग सवार थे इस क्रूज में, 9 लोग मर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो मां बेटा, वो अपनी ननद के साथ गए थे जबलपुर। मकान का, उनके एक रिश्तेदार थे, उनका मकान का इनॉग्रेशन था, गृह प्रवेश था। तो जबलपुर घूमने वाली जगह है दोस्तों। बारगी डैम लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और नर्मदा नदी है, पूरा जबलपुर नर्मदा नदी, इनफैक्ट एमपी ही पूरा नर्मदा नदी पे चलता है। तो जबलपुर में काफ़ी घूमने लायक जगह है। धुआंधार फॉल्स है वहाँ पे, भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस, भारत का ग्रैंड कैंयन उसको बोला जाता है। बट मानसून में, अभी मानसून है ना, तो बोटिंग बंद रहती है, क्योंकि नर्मदा नदी उफान पर रहती है मेरे भाई। और बारगी डैम बहुत विशाल है। मैंने खाली देखा था, क्रूज चल रहे थे, मैं उसमें गया नहीं था। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। बहुत भव्य नर्मदा नदी पर डैम बना है, 21 गेट्स हैं। ठीक है, और हर किसी को पानी देता है ये, और बहुत खूबसूरत है जबलपुर। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग गए। मैं आपको मिनट बाय मिनट बताता हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम रूट कॉज पर आएंगे। सरकार क्या कह रही है, किसको सज़ा होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 5:15 बजे शाम को बोर्डिंग शुरू होती है। ये एमपी टूरिज्म चलाता है। कई जगह आपको देखा होंगे कि प्राइवेट लोग चलाते हैं, यहाँ तो एमपी टूरिज्म है, मध्य प्रदेश टूरिज्म, यानी कि प्रॉपर आपको टिकट कटा के जाना पड़ता है। लेकिन कई जगह क्या होता है ना कि टूरिज्म भी होता है। जैसे अब एमपी में टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पे पर्ची कटती है, बट वो प्राइवेट वालों की ही होती है, और उसमें से कुछ जो कमीशन है वो सरकार लेती है। मुझे लगता है कि अब टूरिज्म सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, है ना। बहुत जगह है, नैनीताल में है, मसूरी में है, वो रेगुलेटेड है। पर्ची उतने की ही कटेगी, बार्गेनिंग नहीं होगी। जाइए, बैठिए, पूरा पैसा सरकार को जाए, और उसमें से जो भी यहाँ पे बोट वाले हैं, जो भी हैं, ठीक है, आधा पैसा उनको दे दे। इस तरीके से काम हो सकता है। इससे होगा क्या कि वहां पे पुलिस तैनात रहेगी, आर्मी तैनात रहेगी। इस तरीके का मौसम अगर रोक दिया जाएगा कि बोटिंग बंद है, नहीं जा सकते, बट यहां कुछ नहीं हुआ। बोटिंग की, मौसम खराब हुआ, लहरें, भाई पानी, तुम कुदरत के सामने क्या औकात है तुम्हारी भाई। अब यहां पे 5:15 बजे जो है बोर्डिंग शुरू होती है बारगी डैम में। कोई स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं। लाइफ जैकेट में तो दोस्तों वीडियो देख रहा था मैं, लास्ट मिनट की वीडियो है, कुछ नहीं, मस्त। पब्लिक को भी सोचना चाहिए मेरे भाई कि सबसे पहले लाइफ जैकेट पहननी है पानी में उतरने से पहले। अगर तैरना नहीं आता है तो, और तैरना आता भी तो भी लाइफ जैकेट पहनो। वो इसीलिए लाइफ जैकेट, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। और यहां तो क्रू की गलती है ही, सब मर गए, मतलब सब तो नहीं मरे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन 9 का शव निकाला गया है, बाकी अब कुछ बचे भी हैं। लास्ट मिनट में एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा लिया गया। ये मजाक है। उनको लगता है कि अरे क्या ही दिक्कत है, हम रोज का काम है, 2-3 एक्स्ट्रा बैठा लेते हैं। भारत में यही तो दिक्कत है।
यहाँ पे टेम्पो में, ऑटो में जितने लोगों की बैठने की जगह उससे ज़्यादा बैठा लेंगे। उसके बाद 10 मिनट पे, 10 मिनट बाद लगभग 5:25 पर बोट जो है डिपार्ट्स। बोट और चलो घुमा के लाएं, है ना, घूमी घूमी करेंगे। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लास्ट मिनट वीडियोस जो हैं हमने देखे। नॉर्मली चलता है क्रूज, देन वेदर चेंज होने लगता है। अभी मैं आपको इसकी साइंस बताऊंगा, कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बायंसी है उसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है, कि इतनी जल्दी कैसे बोट स्टेबलाइज हो गई। आखिरी के 30 सेकंड में बोट स्टेबलाइज हो गई, डिस्टेबलाइज हो गई। तो बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी, बट इट वॉज नॉट अलार्मिंग, कि सब ठीक था, बोट जा रही थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सुनिए, लगभग 10 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद, 5:30 से 5:35 के बीच में कंडीशंस खराब होने लगती है। इट बिगिंस टू वर्सन। विंड जो है बहुत तेज चलने, हवा की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज, 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक आप गाड़ी नहीं चला पाए। वाटर जो है इट बिकम्स चॉपी, ठीक है, इस तरीके से लहरें ऐसे ऐसे उठने लगती हैं। बोट नोटिसेबल है, वहां पे जो खड़े थे शोर पे, किनारे पे, वो बोलते भाई ये बचेगी नहीं बोट। उसके बावजूद उसने किनारे नहीं लगाई बोट। जो चला रहा था कैप्टन, है ना, वो ले गया, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, हमारी तो क्रूज है, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब यहां पे पैसेंजर्स को डर लगने लगा जब बोट ऐसे ऐसे हिलने लगी। 5:38 पर फर्स्ट वार्निंग, पहली वार्निंग आती है, इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड। फर्स्ट वार्निंग इग्नोर कर दी। पैसेंजर्स ने बोला क्रू को कि भैया वापस चलो, जान बची तो लाखों पाए। क्रू ने बोला कोई बात नहीं मैम, हमारा रोज का है, राइट, ये चीज है। 5:38 पे 5:40 सिचुएशन एकदम गड़बड़। देखिए 5:35 पे, 5:30 पे चीजें खराब हुई, 10 मिनट के अंदर चीजें बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब यहां पे विंड इतनी तेज हो गई कि बोट भयंकर तरीके से डिस्टेबलाइज होने लगी। वेव्स अब बोट्स के ऊपर आने लगी, भयानक, ठीक है, और अब बोट्स ऐसे हल्का हल्का टिल्ट होने लगी, राइट। 5:40 पे 2 मिनट बाद वाटर जो है, पानी बोट के अंदर आने लगा। खेल खत्म। एक बार पानी बोट के अंदर आ गया तो टाइटैनिक बनना तय है। पैनिक, अब सब लोग चिल्लाने लगे और लास्ट मिनट पे जो है लाइफ जैकेट दी गई 5:40 पे, 2 मिनट बाद। लेकिन इट वॉज टू लेट, यू कैन नॉट, वेरी बिग डिजास्टर यू कैन नॉट अवॉइड, इट वॉज टू लेट। तो क्रू लाइफ जैकेट पहनो, लाइफ जैकेट पहनो। जैकेट से जो है वो कैबिन के अंदर थी। अब यहाँ पे एक एक सेकंड कीमती था वो लाने, क्योंकि भाई 30 पैसेंजर्स थे, सबको आपको लाइफ जैकेट देनी थी, तो जाने ले जाने में ही टाइम चला गया। और उसके बाद लगभग 2 मिनट बाद 5:46 पर फुल पैनिक फेस, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोग चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। जो किनारे पे जो रिश्तेदार है वो चिल्ला रहे, अरे मर जाएंगे बचाओ बचाओ। बोट जो है वो पलट रही है। 5 मिनट, 5:50 पे कैप्साइजिंग मूवमेंट, बोट पलट गई, पूरी तरीके से बोट पलट गई। एकदम से पानी आया, मौका ही नहीं मिला। जैसे आप नाव चलाते हो ना, पानी आता एकदम वैसे हो गया, एकदम कागज की बोट की तरह। 3 से 4 मिनट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, 5:50 पे 5:54 तक। जिनके पास जैकेट थी, जैकेट लाइफ जैकेट है यार, वो बच गए, वो तैर रहे थे, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे थे। बाकी बच्चे और जो नॉन स्विमर्स थे उनका खेल खत्म था, जो तैरना नहीं जानते थे। आप तैरना भी जानते तो इतनी भयानक वेव से कोई बहुत बड़ा तैराक होगा तभी निकल पाएगा। 6-5 आते आते रेस्क्यू जो है वो शुरू होता है तुरंत। जो लोकल्स हैं वो मदद करते हैं, रस्सियां फेंकते हैं, ठीक है। बोट सबसे पहले भागती है कि भाई तुरंत जाके बचाओ। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम तुरंत आ जाती है, सर्वाइवर्स को बाहर निकाला जाता है। 6:15 आते आते रिकवरी फेज शुरू होता है। मिसिंग पीपल जो है, कौन कौन गायब है, ढूंढो सबको। और उसके बाद दोस्तों लाशें निकलना शुरू होती है। और फिर जो मैंने बताया कि वो बहुत ही दर्दनाक मोमेंट, जब हमने देखा कि जो एक माँ है वो अपने बच्चे को ऐसे पकड़ी हुई है, बहुत लोग रोने लगे। मतलब वो पीपल ब्रोक डाउन, टोटली ब्रोक डाउन। जो रिपोर्टर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, ब्रोक डाउन। मैंने जब तस्वीरें देखी, मेरी वाइफ ने जब तस्वीरें देखी, सो वी वर इमोशनल कि क्या, और गुस्सा भी बहुत आया था कि मतलब क्यों है ये, मतलब ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं यार, है ना, बट बहुत दिक्कत है। अब क्या इमीडिएट ट्रिगर था? सडन वेदर चेंज। एकदम से जब वेदर चेंज हुआ तो किसी को समझ ही नहीं आया। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम 10 से 15 मिनट में हुआ, ठीक है, और लोगों को समझ ही नहीं आया कि करे तो करे क्या। लाइफ जैकेट बहुत लेट दी गई, पहले से ही लाइफ जैकेट पहना के अगर आप बैठाते, ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि विदाउट लाइफ जैकेट अब नहीं हम आपको, अगर आपको नहीं लाइफ जैकेट पहननी है। देखिए
90% लोग बढ़िया हैं, वो खुद बोलते लाइफ जैकेट दो। 10% लोग नहीं, फोटो खींचने लाइफ जैकेट नहीं पहनना है, उनको चढ़ाना ही नहीं चाहिए। कि अगर ये यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बोट पे आप जा रहे हो और वो लाइफ जैकेट ना दे, आप चढ़े ही नहीं। समझ रहे? ओवर क्राउडिंग थी, पॉसिबल ओवर क्राउडिंग, इसके भी एक्स्ट्रा पैसेंजर्स जो है वो बैठा लिए गए थे। डिज़ाइन और पैनिक ट्रैप था, ये भी बात की जा रही है कि जो लाइफ जैकेट थी वो लोअर कैबिन में थी जहां पे पानी एंटर किया था, राइट। क्रू नेग्लिजेंस, टोटल नेग्लिजेंस है क्रू का। यहाँ पे वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। क्रू ने, यहाँ पे पैसेंजर्स बोल रहे थे कि आप लगा दीजिए किनारे पे, बोला कि नहीं, ये दिक्कत थी। तो ह्यूमन ट्रेजेडी है ये, दिस कुड बी अवॉइडेड। ये कोई भूकंप नहीं है, कोई वॉल्केनो नहीं फटा है, कोई बादल नहीं फटा है, कुड हैव बीन अवॉइडेड। बट बिगर इशू ये है दोस्तों कि ये वीक इन्फोर्समेंट है। जो टूरिज्म सेफ्टी रूल्स है ना, मैंने अपने सामने बहुत सारे टूरिज्म सेफ्टी रूल्स को तार तार होते हुए देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सरकार को आना चाहिए। भारत एक टूरिस्ट नेशन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस भारत में है। तो भारत को ये समझना चाहिए, भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो बोलता हूँ सब कुछ सरकार के अंदर कर दो। सरकार वहाँ पे SDRF NDRF टीम वहाँ बैठाए, कम से कम 5-6 हो, कि अगर इस तरीके की घटना होती है, जैसे आपने अमेरिकन बीचेस पे देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या लाइफ कोचेस होते शायद, वो टहलते रहते वो, ठीक है, लाइफ गार्ड्स। तो तुरंत अगर ऐसी कोई घटना होती है ना, भड़ाक से उनके पास स्पीड बोट होती है, 2 मिनट के अंदर रेस्क्यू होता है। ये चीज़ है। अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइवेट ऑपरेटर। मैंने क्या बताया कि सरकार ठेका देती है, यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बोट चलाते हैं और उसमें जो भी कट होता है वो सरकार को मिल जाता है, बाकी वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेका मिलता है यहाँ पे। तो अगर ये आउटसोर्स, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है कि ये MP अपनी जो, बट मुझे लगता है प्राइवेट आउटसोर्स ही होगा ये, क्योंकि देखिए अगर सरकार की होती ना तो आप एक्स्ट्रा नहीं बैठा सकते, वो टिकट पे उतना ही होता है, जितने टिकट्स हैं उतनी सेल होगी और उतने ही लोग वहाँ पे बैठते हैं। तो लीगल ड्यूटीज़ यही है कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करें, स्टाफ को ट्रेन करें। स्टाफ ही ट्रेन नहीं था इनका, ऐसा ही लग रहा है ना, स्टाफ तो ट्रेन था नहीं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एनफोर्स करें, लायबिलिटी आपके ऊपर है। और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है भाई, लोग मर गए, कितने लोग अभी और कितनी लाशें निकलेगी आपको नहीं पता। सरकार, गवर्नमेंट या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल ये भी दोषी है। इनका रोल यही है कि आप ऑपरेटर्स को जब अप्रूव करते हैं तो क्या देख के अप्रूव करते हैं, कुछ तो आप उनकी टेक्निकलिटी या सारी चीज़ें देखते होंगे ना। सेफ्टी कंप्लायंस क्या इंस्पेक्ट होती है, क्या आप वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं? जैसे ही मौसम ख़राब हुआ तुरंत मतलब आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था, वापस बोट मोड़ लेनी चाहिए थी। सीट या इन्फोर्समेंट रूल सेट वो क्या है, पीरियोडिक चेक्स होते हैं क्या नहीं, ये भी देखना चाहिए, ठीक है। सरकार देखिए, मान लीजिए कि अगर इंस्पेक्शंस यहाँ कुछ करप्शन हो या फिर अगर इंस्पेक्शन फेक हो या वायलेशंस अगर उसको इग्नोर किया जाए तो सरकार सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर की समय हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबसे मेन कल्प्रिट है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि वो ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, क्रू को हायर करता है। क्रू भाई देखो, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर हर किसी को ना देख पाए, उसने बताया भी हो बोट्स को कि देखो इतने ही लोग, लेकिन एंड मोमेंट पे जो वो बोट चला रहे ना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमीडिएट ट्रिगर तो, क्योंकि आखिरी में क्रू डिसाइड करता है कि कितने लोग आएंगे, कितनों को लाइफ जैकेट देनी है। भाई सिद्धांत अग्निहोत्री कि बहुत बड़ी बोट की कंपनी चला रहे हैं और सामने सबको बता दिया, तो सिद्धांत अग्निहोत्री ग्राउंड पे नहीं रह सकते कि सबको बताएं कि हाँ ये बोट में इतने लोग आएंगे, ये सेफ्टी रूल्स है, वो वहाँ के क्रू को देखना पड़ेगा, ये भी है। तो लास्ट मिनट डिसीजन क्रू ने किए, वहाँ पे क्रू मेंबर्स, 3 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। सरकार का सिस्टम फेलियर है, सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, उठने भी चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल फिजिक्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी। जहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे पानी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आपकी भी जो शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे आपका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जब आप, जैसे पहाड़ों पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप ऐसे लीन करते हो ना, ठीक है, जब बहुत मोड़ आता है आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करते हो, ठीक है, पूरा मास वहाँ पे आए ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेंटर ऑफ बायंसी, जहाँ पे वाटर जो है वो आगे जाता है, एकदम से जब हवा आएगी ना तो एक हीलिंग फोर्स टाइप का वो क्रिएट करती है, ठीक है ना। और यही हीलिंग फोर्स, भाई हीलिंग क्या है कि हीलिंग मतलब है कि बोट जो है वो ऐसे साइड वाइज टिल्ट होने लगेगी, साइड वाइज टिल्ट होने लगेगी। अब डिपेंड आपकी स्टेबिलिटी, जो सर्वाइवल मतलब बचने की उम्मीद जो है वो आपकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि बोट आपकी कितनी स्टेबल है। अगर मान लीजिए कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो ज़्यादा चांसेस हैं, और इतनी तेज़ से हीलिंग फोर्स आएगी तो खेल खत्म है आपका। पॉसिबल यही रीज़न हो सकता है
बट दोस्तों ये बहुत गहरी बात है, सरकार को इसमें देखना चाहिए, क्योंकि मैं वही बता रहा ना कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिजास्टर्स आर वेटिंग टू हैपन। तो एक बार ऑडिट ज़रूर होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। परिवार को ताकत दे भगवान, जो गुजर गए उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू सो मच।